सर आप म्यूट करो। यस। बात करते हैं इस क्वेश्चन की बच्चों। इस क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाता हूँ, अ लॉन्ग टाइम बैक जब ये जो क्वेश्चन आज आप मेरे साथ करने जा रहे हो, आईओएस पे सिर्फ यही डायरेक्ट एक क्वेश्चन 15 नंबर का पेपर में मतलब फुल फ्लेज आ गया था। तो यू नेवर नो दैट हिस्ट्री कैन गेट रिपीटेड अगेन। सर। सीए इंटर में भी ऐसा हुआ था, बीकॉम ऑनर्स में भी ऐसा हुआ था। ऑलराइट, चलते हैं आगे बच्चों। ओके सर। कहते हैं एक्स रिसीव्स द फॉलोइंग गिफ्ट्स, और नीचे बड़े सारे पॉइंट्स। आज हमारा इसी में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसी के थ्रू हमने बहुत सारा लॉ भी सीखना है। इन द हैंड्स ऑफ एक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपने देखो कितनी सारी हेडिंग्स बनाई, एंड इफ यू रिकॉल दीज हेडिंग्स, ये वही है जो लास्ट क्लास में हम गिफ्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे। कैश गिफ्ट अलग कर दिया था, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग कर दिया था, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अलग कर दिया था, एंड मूवेबल वर्सेस इमूवेबल का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी सस्ते में मिल गया अलग कर दिया था। करेक्ट। यस सर। तो ये हमारे, हमने ये 5 हेड्स क्यों बनाए? क्योंकि अगर आप याद करो लास्ट क्लास जो हमने जाते हुए केसेस डिस्कस किए थे, 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज, ये वही 5 कैटेगरीज आ गई। कैटेगरी नंबर 1 कैश गिफ्ट, कैटेगरी नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, कैटेगरी नंबर 4 मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन यानी विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, थर्ड एंड फिफ्थ को एंड में कर दिया। अगर आप याद करो मोटा मोटा, सिंगल ट्रांजेक्शन किस में देखते हो? कैटेगरी नंबर 2 में, विच वाज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैटेगरी नंबर 3 में, विच इज 3 में। इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इमूवेबल जिस प्रॉपर्टी में ही सिंगल सिंपल हमने ये ट्रांजैक्शन। रखा था कि सिंगल ट्रांजेक्शन किस में, व्हेन वी टॉक अबाउट इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, अदरवाइज ऑल ट्रांजेक्शन टुगेदर देखना है। यस सर। सबसे पहले आते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 1, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज विल इट बी टैक्सेबल? सर टैक्सेबल थोड़ी होगा, मैरिज है। नहीं, देखो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आ गया मतलब। हाँ मैरिज एग्जेम्प्टेड अब होता है ना, उसके फिफ्टी अंदर थाउजेंड फ्रेंड की से लिमिट मिला, होती है। दोस्त से मिला, मासी से मिला, मामे से मिला, मुझे फर्क। नहीं पड़ता। अब देखो, मैं साफ था इसलिए पर्दा हटाता जाऊंगा। बट सर 50,000 का ही लिमिट होगा ना उसमें। नहीं मेरा बेटा, मैंने क्या कहता, 4 करोड़ भी कर ले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश गिफ्ट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। अगर वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आता है। हाँ समझ गया सर। वेदर इट इज कैश कॉल्ड मनी और इट इज प्रॉपर्टी, जो हमने एग्जम्प्टेड कैटेगरी पढ़ी थी। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में एक था रिलेटिव से मिलना, एक था ओकेजन ऑफ मैरिज पे मैरिज। मिलना, एक था एज पर विल मिलना, एक था फ्रॉम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज फंड से मिलना। इन सब केसेस में दे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, और जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं वो मनी और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आते। नहीं। यस अगर सर। वो मनी एंड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आते तो वो टैक्सेबल हो ही नहीं सकते। यस सर। बट 50,000 के ऊपर होना चाहिए, बट तभी होगा ना वो एक। बच्चों प्लीज, 50 करोड़ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज समझो अभी। उसको जब टैक्सेबल करेंगे तब लिमिट की बात करेंगे। ठीक इट है। इज जस्ट लाइक, अगर वो मेरा कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज, हो गई नहीं। तो फिर मैं एग्जाम्पशन की बात क्यों करूं? समझ गया। सिमिलरली जब वो मेरी मनी या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आता तो वो टैक्सेबल ही नहीं है, तो मैं हाँ लिमिट की जी। बात ही क्यों करूं? यस सर। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। पॉइंट नंबर 2, कहते हैं ऑन June 22 ही गेट्स ए गिफ्ट ऑफ 23 फ्रॉम सी, हु इज द कजन ऑफ हिज फादर। मेरे पापा के भाई बहन तो आते हैं, मेरे पापा के पापा के यस। पापा के पापा के पापा आते हैं, उनके भाई बहन नहीं आते। तो हाँ ये जी। कजन कुजन कुछ नहीं होता। तो क्या ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? नहीं सर। बट अब यहाँ पे एक बच्चा कहता है सर ये तो 50 हजार से कम है। मैंने कहा मेरी लिमिट सिंगल ट्रांजेक्शन की है या ऑल ट्रांजेक्शन की है? ऑल ट्रांजैक्शंस की है सर। थैंक यू। तो टू बिगिन विद, अभी आप अपना जजमेंट मत पास करो, अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिख दो, जैसे मैंने लिख, जैसे आंसर में लिखा हुआ उत्तर। मैं भी अगर कॉलम बनाता, आज मेरे पास पेन नहीं है बच्चों, मतलब है बट उतना क्लियरली लिख नहीं पाऊंगा, तो 23,000 मैंने आंसर में ही दिखा दिया। समझ आ रहा है उसने क्यों लिखा है बच्चों? ठीक है सर, क्योंकि आई एम सी टॉकिंग वो अबाउट दिस मतलब फिगर, क्योंकि, रिलेटिव की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। सॉरी,
रिलेटिव की डेफिनेशन क्लियर नहीं आ रही है उससे, मतलब कजिन लिख दिया है तो मतलब ही इज नॉट हमारा रिलेटिव, नहीं नहीं, वो उस, रिलेटिव है ही नहीं। रिलेटिव की डेफिनेशन में जो जो लोग आते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात किए थे, हाँ चाचा वही, मम्मी मासा ताया बुआ फूफा, ये सब, हाँ ये वही मैं कह कजन रहा था कुजन नहीं कि होते यार। उसकी डेफिनेशन भी नहीं आ रहा, वो क्लियर ही नहीं है, एग्जैक्टली तो exactly. क्यों करेंगे एग्जेम्प्ट। तो और लिमिट 50 से कम मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे सबका टोटल करके देखना होगा। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, कहता है ही गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 15,000 फ्रॉम डी हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ हिज ग्रैंड फादर। फादर के फादर के फादर के फादर चलते हैं, उनके भाई बहन। नहीं गिनते। फादर के भाई बहन चलते हैं, बट दादा के भाई बहन, नहीं चलते। दादा का भाई, दादा टाइप से, दादा तो नहीं है ना यार। ऐसे ही बताया यस था सर। मैंने। इसको भी अभी लिख दें हम अपनी लिमिट में। हाँ जी सर, अभी तो लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, क्योंकि ये भी रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। नहीं आता। देन कम्स ऑन September 4th point, he gets a gift of 7 lakh from his grandmother. रिलेटिव, हाँ जी सर, तो ये टैक्सेबल एग्जेम्प्ट नहीं हो। होगा, जीरो लिख दो। नहीं। हाँ जी। ये लिख दिया। करेक्ट। हाँ जी सर। लॉक कर दो। यस। ओके। पॉइंट नंबर अब कौन सा आ गया? 5। ऑन September 20th, सॉरी 5th, कंप्यूटर रिसीव्ड, कंप्यूटर तो यार मूवेबल एसेट हो गया ना, हाँ जी। अपने एम्प्लॉयर से मिला, इट वॉज परचेज फॉर रुपीज 65,000। एंड गिवन एज गिफ्ट टू एक्स ऑन October 2021। हाँ जी सर। अब आप अपना लॉ निकालो, मूवेबल एसेट विदाउट कंसिडरेशन का। अगर वो विदाउट कंसिडरेशन की वैल्यू एक्सीड करती है मोर देन 50,000, तो टोटल टैक्सेबल है या एक्सेस टैक्सेबल है, चेक करो जरा। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन ना। जो हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी पुत्र। सर उसमें ऑल ट्रांजैक्शंस का है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा। इट शुड एग्रीगेट बी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 65,000, इट एक्सीड्स 50,000। तो कितना लिखूं, 15 या 65, जल्दी बताओ। सर 15 लिखेंगे ना। सर जल्दी बोलो। एक सेकेंड, द होल, सॉरी सर 65 होगा ना। कहाँ गया? अच्छा वो इसमें आ गया ना, ये रहा बच्चों। कहाँ मर गया? सर फिफ्थ वाला यही है टॉप पॉइंट, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ इट इज टैक्सेबल अंडर दी सैलरीज। समझ आ गया क्यों? समझ आ गया क्यों? क्योंकि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ एंड गया। हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था, एनीथिंग विच कम्स अंडर मास्टर मास्टर सर्वेंट सर्वेंट रिलेशनशिप इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। वेदर इन तो कैश और इन काइंड। तो ये पर्क्स में जाएगा ना। पर्क्स में जाएगा। और फिर उसमें अगर देखा जाए तो इसमें ट्रांसफर ऑफ मूवेबल डेप्रिसिएशन भी एसेट का होगी। लॉ लग जाएगा। हाँ वही वही वही, तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ। या फिर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर दे रहा है तो मतलब काम के लिए दे रहा है। इलेक्ट्रिक नहीं नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है ना, वो गिफ्ट, वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट आ गया। यूज ऑफ मूवेबल एसेट टैक्सेबल नहीं होता, बट अच्छा। ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर, करेक्ट और करेक्ट। इसमें पूरी वैल्यू टैक्सेबल आएगी, क्योंकि अभी तक कंप्लीटेड ईयर उसने यूज ही नहीं किया। हाँ। रिटर्न डाउन वैल्यू विल रिमेन सेम। सेम। समझ गया। बट अभी उससे हमें मतलब ही नहीं। आगे हाँ चलते जी। हैं। एक्स परचेजेज ए हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फ्रेंड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज, 10 लाख। इट इज अ केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यस सर। एंड द डिफरेंस एक्सीड्स 50,000। सर इसमें लिखा है ना परचेजेस, तो विदाउट हाँ, कंसिडर। मतलब इन सॉरी नॉट विदाउट कंसिडर, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मैं हाँ वर्ड वही गलत वही। बोल गया। एग्जैक्टली। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का अगर आप लॉ पढ़ोगे, वेयर द डिफरेंस एक्सीड्स मोर देन 50,000 एंड द 50,000 डिफरेंस इज टैक्सेबल। डिफरेंस, तो मतलब 9,35,000 विल बी टैक्सेबल। क्योंकि लिखा हुआ है, अगर आप पॉइंट पढ़ोगे, हाँ इमोबल एग्जैक्ट। प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब एंड वन इनएडिक्वेट वन कंसिडरेशन पर। 10% से भी ज्यादा होना चाहिए एसडीवी की वो वैल्यू। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उन्होंने दिया ही नहीं, मेरे को सोचना ही नहीं, ये आगे मेरा 935। हाँ यस सर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 7, ही गेट्स ए गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, तो नॉट ग्रैंडफादर, टैक्सेबल। चलता है, एनी लीनियर असेंडेंट हाँ और जी। डिसेंडेंट। और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है, बट एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आता है, हाँ जी। तो इसीलिए टैक्सेबल। नहीं होगा। अगला पॉइंट 8, एक ही बार नीचे चलेंगे ना।
commercial flat from elder brother of his father-in-law. सर ये नहीं, ये उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। ससुर के मम्मी पापा, ससुर के भाई बहन आते हैं? सर ससुर के भाई भाई बहन थोड़ी आएंगे। नहीं आते ना रिलेटिव में। नहीं नहीं, उसमें थोड़ी आते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 25 लाख। तो फिर कितना टैक्सेबल होना चाहिए? सर इसमें पूरा 25 ही होगा फिर, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है। और कमर्शियल फ्लैट, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट यस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। तो ये विदाउट कंसिडरेशन है ना बच्चों, हाँ गिफ्ट है। जी हाँ जी, यस सर। तो गिफ्ट में तो एग्रीगेट वैल्यू टैक्सेबल होता है। एग्जैक्टली। तो 25 हो जाएगा। ये 25 लिख दिया हमने गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बच्चों। ही ऑन गेट्स ए गिफ्ट जनवरी ऑफ रुपीज। 2 lakh cash gift of 25,000 and gift of a work of art whose market value is 1,75,000 from a notified public charitable institution. अब दोनों को अलग अलग कर दो। गिफ्ट ऑफ ए कैश। आर्ट फ्रॉम ए नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मिला है। हाँ जी नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जो भी मिलता है वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आता है, चाहे वो मनी हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। हाँ जी चाहे वो मनी हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। सिमिलरली हाँ ऑन जी। द यू ओकेजन ऑफ मैरिज, चाहे वो रिलेटिव नोटिफाइड से मिले चाहे वो किसी से भी मिले, किसी से भी मिले। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आता है तो ये हाँ टैक्सेबल। जी, ये एग्जेम्प्टेड है। इसको बाद में देखते हैं, कुछ भी नहीं हाँ लिखेंगे हम। जी। 10th नहीं। पॉइंट। X receives on January 11, 2022 a house property under which a will of a person known to him. Stamp duty value is 15,40,000, ये भी exempted एग्जाम्प्ट because होगा। will है। हाँ जी तो will है। 9th और 10th पॉइंट हमने लिख देंगे बच्चों, ये देखो। हाँ जी सर। बिकॉज ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ गए पुत्र? एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अभी तक तो ये जो हमने पिछली बार पढ़ा था वहीं, अभी आगे आएंगे कुछ गंदे पॉइंट जिसके लिए हम लॉ पढ़ेंगे साथ में। आगे चलते हैं पुत्र, नेक्स्ट। एक ही ही गेट्स। गेट्स ए रिस्ट वॉच बाय गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड बी। क्या रिस्ट वॉच प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है? नहीं, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता रिस्ट वॉच। आप घर पे छोटे हो बड़े हो? कौन मैं? हम्म। छोटा। आप बहुत तंग करते हो क्या? हाँ मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, मेरा भी बहुत तंग करता है। एनीवेज, इरिटेटिंग। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज मैं ऑफिस गया ही नहीं हूँ पुत्र। राइट, चलते हैं आगे बच्चों। तो रिस्ट वॉच इज नॉट ए प्रॉपर्टी। यस सर। तो तो इट इसीलिए इज। जब वो प्रॉपर्टी ही नहीं है तो टैक्सेबल की तो बात ही नहीं आती। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, प्रॉपर्टी और मनी की डेफिनेशन में नहीं है। प्रॉपर्टी और मनी की डेफिनेशन में ही नहीं आता। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ज्वेलरी था, बुलियन था, वर्क ऑफ आर्ट था, एंड प्रीशियस स्टोन स्टडीड इन फर्नीचर भी ज्वेलरी काउंट था। होता है। और फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग वगैरह भी आ जाएगा, ड्राइंग्स पेंटिंग स्कल्पचर्स बिल्कुल ये आएगा। सब। ही परचेजेज ए वर्क ऑफ आर्ट, अब वो परचेज कर रहा है फॉर 16 लाख फ्रॉम एन एग्जीबिशन इन न्यूयॉर्क। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज इज 17 लाख। तो डिफरेंस कितना है? यानी यू गॉट इट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हाँ जी सर। एंड डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 लाख का है। तो डिफरेंस मोर देन 50,000 है। यस सर। तो कितना टैक्सेबल होगा? सर बट इज विल दिस बी एप्लीकेबल? पढ़ के देखो बिकॉज आप। अब हम, दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला लॉ ही तो है। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी लगाया था सर, सॉरी। हाँ, वर्क ऑफ आर्ट तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हाँ आ गया हाँ, ना मेरा बेटा। करेक्ट सर। तो ये डिफरेंस अब हम चार्ज करेंगे। तो वन 12 लाख पॉइंट का। में डिफरेंस आपका टैक्सेबल आ जाएगा। ये आ गया पुत्र। हाँ जी। हाँ जी सर। लॉक कर दो। हाँ जी। 13 पॉइंट पे आ जाओ। He purchases a commercial property for rupees 16 lakh, stamp duty value 16,90,000. बट क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से एक्सीड करती है? No। नहीं करती। तो इसका मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हाँ जी। तो फिर तो ये टैक्सेबल भी नहीं है। मैंने तो तो 16 लाख रुपए दे के खरीदी करेक्ट। है। हाँ तो। मान लो, इधर सुन मेरा बेटा, मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती 18 लाख। तो 110% कितना आया? 17,60,000।
whereas this value is, more than तो 17 फॉर द like पर्पस ऑफ 16। वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाता। हाँ जी। 18 और 16 का डिफरेंस कितना आता? 2 लाख एंड 2 लाख चार्ज करते हैं फिर इज दिस पॉइंट टैक्स। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट। तो ये नॉन टैक्सेबल हो गया ना। यस। हाँ जी। ठीक है। ही परचेज एक सेकंड सॉरी। ही गेट्स अ बर्थडे गिफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन फ्रॉम हिज फ्रेंड, गोल्ड फेयर चेन तो मार्केट प्रॉपर्टी में वैल्यू। आता है, प्रॉपर्टी में आ गया। और फ्रेंड तो फ्रेंड है। रिलेटिव थोड़ी हो गया। अच्छा, गोल्ड चेन गिफ्ट में आ गया। यस सर। गिफ्ट, गिफ्ट में जो आ गया, हमारा सिंगल ट्रांजैक्शन सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लगता था, बाकी सब में क्या लगता है? ऑल ट्रांजैक्शंस। इसीलिए मुझे ये 50 से कम है या नहीं है मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप टोटल लिख दे देखेंगे। अपने कॉलम में, मैंने लिख दिया। वो जो कॉलम बनाया गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हम्म। ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट पे फोकस करना है। यस, सिंगल रेडी टू मिंगल सिर्फ इमूवेबल में है। समझ गया। नेक्स्ट। X get X gets by way of gift a plot of land in Pune from a partnership firm. The partnership firm has only two partners, father of X, Mrs. X. इट इज अ The गिफ्ट stamp ऑफ duty इमूवेबल value. प्रॉपर्टी Yes, sir. एंड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म से मिला है। क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन, उसमें पार्टनर कौन है मुझे नहीं पता। वही आप आर्टिफिशियल एंटिटी से डील कर रहे हो, और आर्टिफिशियल एंटिटी रिलेटिव की डेफिनेशन में, नहीं काउंट होता। तो इसका तो मतलब ये एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। नहीं आएगा। तो ये एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू शुड बी द टैक्सेबल वैल्यू। हाँ जी सर। तो इसको मैं गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉलम में लिख दूंगा। विदाउट कंसिडरेशन। डन। एंड 19 लाख पूरा चार्ज हो जाएगा। पूरा होगा, हाँ जी। क्योंकि डिफरेंस एक्सीड्स मोर देन 50, तो एग्रीगेट वैल्यू 50,000। टैक्सेबल होता है। हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। X purchases 500 shares in Tata Chemicals from his friend D at 90 per share outside stock exchange. The lowest market quotation in BSE and the NSE on the date of purchase is 300 and 310 respectively. अब इसमें मुझे ये देखना है मेरे लिए वैल्यूएशन कौन सी लगेगी। BSE की पहले प्रेफरेंस होगी फिर NSE की। नहीं नहीं बच्चों, वो नहीं। वो प्रेफरेंस भी होगी, और उसके बाद आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज या कहीं एवरेज तो नहीं करना पड़ेगा। है। उसके अंदर आपके लॉ में लिखा हुआ है, सिंस आपका बीएससी का अगर रेट अवेलेबल है तो बीएससी का लोगे, वो अवेलेबल नहीं है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लोगे, और अगर वो भी नहीं है तो इमीडिएटली प्रीवियस डे का लोगे। एक बार लॉ पढ़ते हैं अगर मुझे सही से याद है तो। सर हमने लॉ नहीं पढ़ा था। हाँ मेरे को पता है, इसीलिए मेरे को पढ़ना है बच्चों वो लॉ अभी। ये रहा बच्चों। हाँ जी सर दिख गया। सर कोटेड शेयर्स का क्या मतलब होता है? मतलब कोटेड मतलब दे आर कोटेड इन द मार्केट, वहां पे सेंसेक्स पे लिस्टेड है बेसिकली। लिस्टेड है। ओके। Quoted shares and securities not being received by way of transaction carried out through a recognized stock exchange. We have carried out the transaction through outside the stock आउटसाइड। exchange, यस सर। though they are quoted shares. कहता है उस केस में लोएस्ट प्राइस किसका देखना है? ऑफ एनी recognized stock exchange. यस सर। If that's not available, the lowest price on the day immediately preceding the valuation date. गॉट इट। जो आप अभी बोल लोएस्ट। रहे थे। अब हमारे केस में एक का रेट 300 और एक का रेट 310 है, तो कौन सा तीन लोगे? 300 वाला। बट आपने तो 90 रुपए दिए हैं। तो शॉर्टेज है उसमें बेसिकली। मतलब आपको बेनिफिट कितने का हुआ? आपने 300 की चीज 90 रुपए में खरीद ली, हाँ तो दो दो सौ सौ दस दस रुपए का का फायदा हुआ ना। फायदा हुआ है। तो दे उस पे टैक्स। ओके। सो 500 शेयर से 210 रुपए के हिसाब से कितना बन गया हमारा? 1,05,000। वो हमारा टैक्सेबल में आ जाएगा, कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हाँ जी सर। ओके नेक्स्ट।
तो 300 से लगेगा ना, मतलब दो सौ हाँ, दस तीन इंटू सौ पाँच माइनस नब्बे 210 हो गया ना पुत्र। 210 इंटू 500 हो जाएगा ना। आई रिपीट 300, इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ यार। 300 - 90 × 500। 1,05,000। ये हमारा टैक्सेबल में चला जाएगा। हाँ जी। ही गेट्स ए गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग फ्रॉम द कजन ऑफ हिज मदर इन लॉ। भाई ये कजन ऑफ मदर, पता नहीं मम्मी की चाची की बुआ की लड़की, इतना क्लोज रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? सर फेयर मार्केट वैल्यू इज 20,000, तो सिंगल ऐड देखना है कर या देंगे। टोटल देखना है? टोटल देख लेंगे, तो ऐड कर देंगे अभी तो। अभी तो चुपचाप लिख ही देना। यस सर। तो ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए बच्चों, 19 लाख लिख दिया हमने, 1,05,000 लिख दिया और 20 लिख दिया, करेक्ट। यस। नाउ कम्स, he receives a painting by way of gift from C Limited. Mrs. X holds 70% shares in C Limited. Fair market value of the painting is 19,000, तो कौन शेयर होल्डर, उससे मत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो डायरेक्ट सब्सटैंशियल डीलिंग इंटरेस्ट है। था ना बेटा। क्यों तो सर? रिलेटिव की अच्छा। देखो, रिलेटिव की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं। हाँ। बड़ी बट सिंपल सी बात है, रिलेटिव की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं। नहीं। तो 19,000 को क्या लिख दो, टैक्सेबल। हाँ, क्योंकि पेंटिंग है, मूवेबल प्रॉपर्टी। जी। प्लॉट ऑफ लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी सर। सिंगल ट्रांजेक्शन। यस सर। 44 हटा 57 की घटा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, बट उससे भी मैटर नहीं करता है। वैल्यू 50,000 है से ना कम है। सर? हाँ। 50,000 से जब ऊपर होती है, एक्सीड करती है, तब लेते हैं। दूसरे केस में ही रिसीव्स ए शॉप फ्रॉम अ फ्रेंड, बट फिर से सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। करेक्ट। वैल्यू 50,000 है, एक्सीड तो नहीं की ना। हाँ जी सर, तो मतलब ये ये भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही यही है कमी बच्चों, है। इसमें मोटे मोटे सारे पॉइंट्स उन्होंने गिफ्ट के कवर करने की कोशिश की है मतलब। तो दोनों ही आखिरी का टैक्सेबल नहीं होंगे। यस। सर आपने 18 का पॉइंट बोला था, अब वो जैसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, पर तब भी मैटर नहीं करता ना, क्योंकि एट द एंड वो डीलिंग तो कंपनी से ही है ना। हाँ, कौन है वो, हमें अब उससे अब क्या देखो फर्क मैंने इनका पड़ता है? टोटल किया बच्चों। टोटल ये 50 से कम है। कैश गिफ्ट, यस सर। ये 50 से ज्यादा नहीं है। यस सर। तो क्योंकि जो गिफ्ट वाले थे उसमें हमारे को ऑल ट्रांजेक्शन देखना होता है। इमूवेबल में हमें इंडिपेंडेंट देखना होता है, तो इंडिपेंडेंट में तो पहले ही ऊपर जा रहा है। और इसमें भी टोटल देखना था, टोटल उससे ज्यादा है, तो ये तीन टैक्सेबल हो गए पुत्र। आई रिपीट, कैश गिफ्ट, टोटल ट्रांजेक्शन देखते हैं। हेलो मेरी आवाज आ रही सर, है सुयश? मेरा लैग कर गया था, अब आ रही है कोई बात नहीं। आवाज। मैंने कहा कैश गिफ्ट हम टोटल ट्रांजेक्शन देखते हैं। करेक्ट। तो वो 38,000 है, तो नहीं इसमें होगा। इंडिविजुअल देखते हैं। हाँ जी। इसमें टोटल देखते हैं। हाँ जी और सर। टोटल ये भी 50,000, ये एक्सीड नहीं किया तो कट गया, इसलिए पहला और तीसरा। चौथा हाँ भी जी टोटल सर। देखते हैं, बट टोटल तो 50 से ज्यादा है, इसलिए टैक्सेबल हो गया। और पांचवा तो चाहिए हाँ सिंगल जी सर। बेसिस पे, वो तो टैक्सेबल होना ही होना है। मतलब कहने का मतलब ये है पुत्र, करेक्ट। अगर गलती से यहाँ पे अमाउंट 40,000 भी आती तो मैं उसे इग्नोर कर देता। नहीं करता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी अच्छा, में सिंगल इंडिविजुअल है, ट्रांजेक्शन का चलता है। सिंगल ट्रांजेक्शन, तो समझ अगर वो गया। जितनी भी अमाउंट होती है मुझे लेनी ही लेनी है। समझ गया। एक्सीडिंग 50 मुझे किसमें चेक करना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब पे, जो गिफ्ट्स वाले आए थे। ठीक है। यस सर। ऑल राइट। पर सर सिंगल ट्रांजैक्शन में भी हमें हर एक का सिंगल 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 सबको उसमें भी एक्सीड करना देखो, चाहिए जब ना। उसमें मैंने कॉलम में लिखा ही कब होगा, जब वो 50 से ऊपर एक्सीड होके आया होगा, तो टेंशन ही नहीं लेनी। हाँ। होल विल बी चार्जेबल ना सर? यस। यस। ऑल राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। 119P1, 119P1। मेरे को 1 मिनट का ब्रेक दे देना बेटा।
ओके सर। ये सुयश, अब आराम आराम से चलते हैं। डिविडेंड जब तक इंडियन कंपनी से नहीं आएगा टेंशन लियो ही मत, ठीक है ना। हाँ ये जी सर। डिविडेंड किससे आ रहा है? फॉरेन कंपनी से। टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? एग्जेम्प्ट। है। सॉरी सॉरी, टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना आया? 4 लाख। एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। थैंक यू, ये तीनों टैक्सेबल हो गए। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी सी लाइन याद रखना बच्चों। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू इज टू बी डिडक्टेड। धंधे में करते हुए जो खर्चा किया धंधे में कमाने के लिए तो माइनस करूंगा ना। यस सर। तो क्या ये एक्सपेंसेस माइनस होंगे? हाँ जी। मैं साथ साथ आंसर दिखाता जा रहा हूँ बच्चों। दैट्स वाई हमने इसमें से कितना माइनस कर दिया? 64। इज दैट पॉइंट क्लियर? 64। क्लियर है पुत्र ये बात? हाँ जी सर। करेक्ट। डन। अगर लास्ट ईयर होता तो मैं कुछ और बोला होता। 3 साल पहले कोई जमाना था जब डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जाम्प्ट होता था। अभी भी एग्जाम्प्ट होता है बट वो लिमिट बहुत कम है। हाँ Rent जी। from letting a factory along with plant and machinery, and letting cannot be separated. So will it be taxable under the head income from house property? यस सर। है? To charge any income मेरा सर बेटा सेपरेट नहीं under हो the सकता head ना। income from house property. हाँ जी। Property must consist of any building or land appertaining thereto. लैंड। यस सर। तो ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी आ गया। Done. तो ये किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 30,600। हाँ अब जी। इस इनकम को कमाने के लिए आपने जो जो खर्चे किए, 400, यस 600, सर। 1000, वो डिडक्टेबल होंगे। 1750, 2350, 4000, 6350। बाप रे, 63, 6950, 24,950 रुपये माइनस कर दे भाई। ओहो, बचा ही कुछ नहीं। करेक्ट। डिप्रिसिएशन भी तो माइनस हो जाएगा। अब सॉरी। डेप्रिसिएशन भी तो माइनस हो जाएगा हाँ सर। मैंने किया है बेटा माइनस, ये देखो। सारे माइनस हो गए। बिल्कुल। ना, अब मेरे बात बड़े प्यार से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मेरा बेटा। आप अपनी बुक खोलो जरा, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी सर। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे कह रहा था सुयश, मेरे जैसा टीचर क्वेश्चन बनाएगा इसको काट देगा, ठीक है। अब आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, अपनी किताब खोलो। हाँ जी सर। वहां पे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का लॉ पढ़ो। टीडीएस रेट 30% लिखा हुआ है। एक सेकंड, हमने आगे डिस्कस किया चाहिए। किया था बट मैं जान के दोबारा पढ़वा रहा हूँ, जितनी बारी आंखों से देखोगे उतना याद रहेगा। फिर मैंने यूनिटरी मेथड से, मैंने कहा था नेट को ग्रॉस कैसे करते हैं, नेट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट। हाँ क्योंकि जी। इनकम में ग्रॉस काउंट होता है। हाँ जी। करेक्ट। करेक्ट। वहां पे एक लाइन और लिखी होगी, मुझे वो लिमिट याद नहीं आ रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पे टीडीएस नहीं कटता इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड, आई थिंक, 10,000। 10,000। करेक्ट। हाँ। अब करेक्ट। इधर सुनो बेटा, हाँ जी पेपर सर। में यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया? 10,000। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस, क्योंकि अभी तक टीडीएस ही नहीं कटा। मेरी ये बात समझ रहे हो पुत्र, क्या कह रहा करेक्ट। हूँ? करेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए वो लिमिट याद रखना जरूरी है पुत्र। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट अमाउंट 70, और उन्होंने ये दिया ही नहीं। ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये दिया ही नहीं उन्होंने। बहुत स्मार्ट है वो, बिकॉज दे वांट यू टू यूज योर ब्रेन एंड द फॉर्मूला। यू नो योर नेट अमाउंट इज 70,000 एंड टीडीएस रेट कितना है?
TDS rate is 30%. सॉल्व करोगे तो ग्रॉस कितना आ जाएगा? 1 lakh. बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, नेट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस, नेट इंटू 100/100 TDS. माइनस टीडीएस। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र? TDS. तो टीडीएस का क्या होगा बताऊंगा, जैसे सैलरी के चैप्टर में बताया था। हाँ जी। अभी तक क्लियर है पुत्र मेरी बात? हाँ जी सर, अभी क्लियर है। ये दो उन्होंने किया बेटा, देखो उन्होंने ऐड करके 1 लाख लिख दिया, क्योंकि नेट दिया है टीडीएस दिया है, चुपचाप उन्होंने ऐड करके लिख दिया। मैंने तो कहा अगर नहीं भी दिया होता हम खुद क्रॉस कर लेते। हाँ जी। नाउ विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स कितना है? टैक्स नॉट थर्टीन डिडक्टेड बाय द थाउजेंड पेयर, फाइव अच्छी हंड्रेड बात है। ग्रॉस अच्छा एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में रख लेना, यहाँ पे ना जब मैं ये लाइन बोलता हूँ तो कुछ लोग इस लाइन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट लॉ भी बड़ा शाना है, लॉ ने लिख के दिया हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी सुयश, कि यार डिविडेंड से पैसा कमाने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंडिचर किया मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी सर। डिविडेंड से पैसा कमाने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंडिचर किया मुझे माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसे ही सुयश जैसे लोग होते हैं, नाम नहीं लूंगा, गुप्ता जी हैं कौन है, वो क्या करते हैं सुयश, गटर में से जो लोग लॉटरी हार जाते हैं ना उनकी टिकटें इकट्ठी कर लाते हैं। देखो जी हमने तो 2 लाख रुपए की लॉटरियां खरीदी थी, भाई लॉटरी पे किसी का नाम तो लिखा नहीं होता, हाँ। तो वो तो ये दिखाना चाहते हैं हमें लॉस हुआ। तो लॉ कहता है एक्सपेंडिचर ऑन लॉटरी टिकट इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। लॉटरी से जो इनकम आई वही आपकी टोटल इनकम है, उसमें से कोई भी एक्सपेंस माइनस। नहीं होगा। थैंक यू डिविडेंड वेरी अलग मच। चीज होगी, क्योंकि डिविडेंड थोड़ा मतलब फॉर्मल सोफिस्टिकेशन में आ जाता है। एग्जैक्टली exactly. विनिंग के यहाँ केस पे में देखो थोड़ा। ना, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं चेक हो सकती। बंदा तो गटर से हाँ। लॉटरी उठा लाएगा, करेक्ट। गटर मतलब जो लॉटरी हारता है उन्होंने डस्टबिन में फेंकी होगी वहीं से इकट्ठी करके ले आएगा। हाँ। हमारे देश में लोग महान है ना। तो लॉ भी बड़ा स्मार्ट है, तो कहता है एक्सपेंडिचर ऑन लॉटरी टिकट हाँ जी। इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, करेक्ट। करेक्ट सर। फिर हमने बात की थी इंटरेस्ट पे टीडीएस रेट कितना होता है? इंटरेस्ट पे TDS रेट सर याद नहीं है। 10%। हाँ और हाँ। मैंने बोला था बुक में नहीं लिखा, मैं कहा बेटा जब पैन कार्ड सबमिट नहीं करते ना तो 20% हो जाता है। करेक्ट करेक्ट यस। बुक में 10 ही लिखा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था गवर्नमेंट कभी भी अपना काम नहीं बढ़ाती, तो अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिला है उस पर तो कभी टीडीएस कटता ही नहीं है। तो उस केस में तो जो नेट है वही। ग्रॉस। थैंक यू। इसीलिए यहाँ पे सीधा देखो लिखा हुआ है 30670। हाँ जी सर। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र? हाँ जी। अब आप मुझे बोलते जाओ करते जाओ, इसको लिखूं कि नहीं लिखूं? यहाँ आप पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड सर लिखेंगे। नेक्स्ट। गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड लिखेंगे। नेक्स्ट। गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर नहीं लिखेंगे। गिफ्ट नेक्स्ट। फ्रॉम ग्रैंडफादर नहीं लिखेंगे। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर फ्रेंड प्लस विल, विल ग्रैंडफादर नहीं भी होता, शाहरुख खान होता तो तब भी भी। लिखते, नहीं हाँ लिखते। जी। मैरिज वाला नहीं लिखेंगे, फ्रेंड वाला लिखेंगे। टोटल 50,000 से ऊपर बन रहा है तो टैक्सेबल। टैक्सेबल। ये आ गई मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, खत्म कहानी। हाँ जी सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर आई डू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद होगा आपने लॉ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बच्चों, इनकम टैक्स में भी सेम चीज लगती है। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, डेट होल्डर। भाई अगर आपने कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं तो उस पे कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है। करेक्ट। अब इंटरेस्ट तो ड्यू डेट पे मिलता है। हाँ जी सर। हो सकता है मैंने वो डिबेंचर ड्यू डेट से 4 दिन पहले ही खरीदे हो, बट नाम तो मेरा है ना। हाँ जी। तो अगर कंपनी साल में एक ही बार इंटरेस्ट देती है तो पूरे साल का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मुझे। करेक्ट। फर्क नहीं पड़ता मैंने कब खरीदे, मेरा नाम अगर रजिस्टर में है, कंपनी साल में एक बार ही इंटरेस्ट देती है तो पूरा मुझे मिल जाएगा।
समझ और गया सर। कंपनी अगर साल में 2 बार ही देती है तो देखना पड़ेगा दोनों डेट पे मेरा नाम रजिस्टर में था या नहीं। डन। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इंटरेस्ट की इनकम एक्रूअल बेसिस पे देखते हो या कैश बेसिस पे? अक्रूवल। चलो आगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्रूअल बेसिस पे देखते हो या कैश बेसिस पे? अक्रूवल। और अगर कैश होगा तो कैश भी फॉलो कर सकते हैं, जस्ट लाइक पीजीबीपी। हेलो सर, आपका लैग हो रहा है नेटवर्क। अभी आई बेटा आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। आप मैं बोल एक रहे थे काम, कुछ अक्रूवल वाला। हाँ, मैं एक सेकंड में अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, अभी शायद बेटर आ जाए। मैं ये बोल रहा था बच्चों कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पीजीबीपी की तरह आईओएस भी एक्रूअल बेसिस पे होता है। हाँ जी। अभी तो आवाज नहीं कट हो रही बच्चों? नहीं नहीं, अभी ठीक है सर। अब जरा 11119P2 देखते हैं पुत्र। हाँ जी सर। नाउ आपके पास ये सिक्योरिटीज 1 अप्रैल को यू होल्ड है। करेक्ट। अभी मत देखो इनका क्या है क्या नहीं। मेरी है ना, तू मेरी थी, मेरी रहेगी कि नहीं वो जरा देखते हैं। ऑन December 1 एक्स सेल्स 8% डिबेंचर्स। करेक्ट। कब बेच दिया उसने? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को पीछे। अच्छा, उसके अलावा और तो कोई नहीं खरीदी ना, सिक्योरिटी नहीं खरीदी, ठीक है। मैं आगे जाके ना ये पढ़ रहा था और कोई सिक्योरिटी तो नहीं खरीदी, नहीं खरीदी। पहली सिक्योरिटी तू मेरी थी, तू मेरी और तू मेरी रहेगी। हाँ जी। साल में 1 बार दे, 2 बार दे, 4 बार दे, सारा इंटरेस्ट मुझे ही मिलना है। हाँ जी। तो चुपचाप 10 लाख का 5% निकाल और अपनी इनकम में ऐड कर दे। करेक्ट। सिमिलरली 40,000 का 6% निकाल, अपनी इनकम में ऐड कर दे। क्योंकि तू मेरी थी, तू मेरी है और तू मेरी ही रही इस साल के लिए। हाँ, बेचा 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 वगैरह नहीं ना। मतलब, हाँ यार ये ऐसे गंदी बातें मत बोलो, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसके साथ बेचना बूचना ना गंदा लगता है। नेक्स्ट बच्चों 25,000 के डिबेंचर्स है, बट आपने कब सेल कर दिए? सर, हमने सेल कर दिया December 1 को। और कंपनी ने इंटरेस्ट 2 बारी में से एक बार वो कब देती है? June 15 को। तो June 15 तक का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही नहीं लेंगे। ऐसे मत बोल बेटा, मेरी बारी आज। 2 डेट्स हैं, इसमें से 2 डेट्स का पहला मतलब क्या है? साल में 2 बारी देने का मतलब 6 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। करेक्ट। दूसरी बात, December 15 से पहले हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, करेक्ट। तो हमें तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिला होगा। हाँ जी। तो इंटरेस्ट पूरे साल का मैं लिखूं या 6 महीने का? छह आपने चाहे महीने का 14 दिन पहले बेचा है, यहाँ बनिए वाला दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि इंटरेस्ट उसी को मिलता है जिसका नाम रजिस्टर पे होता है। और ड्यू डेट पे, वन ऑफ द ड्यू डेट पे मेरा नाम नहीं है। नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि December 1 तक तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं बार मतलब बार उसको इसीलिए पूरे इसी इसका ही नहीं। चीज को मेरा बेटा बार बार मैं बोल रहा था। लॉ में भी यही लिखा है, टैक्स भी यही कहता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में और डेट होल्डर की लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, उसी को इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जाता है। समझ इसीलिए तो गया। कंपनी अकाउंट्स में आपके सिलेबस में से कट गया था डिबेंचर में, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। गॉट इट। तो अब सिंस 2 डेट में समझ से गया सर। एक डेट पे मैं उसका मालिक नहीं हूं, नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट छह मिलेगा। महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बच्चों 1 मिनट का ब्रेक दे दे मेरे को यार। हाँ जी तो सर। हमें कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा पुत्र? ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो विच तो इज 1,000, ठीक है मेरा बेटा। क्योंकि 28,000 का, ट्वेंटी फाइव चार थाउजेंड का परसेंट 8% फॉर सिक्स चार मंथ्स करेक्ट। परसेंट हाँ। खत्म कहानी। करेक्ट। उसके बाद अब हम जरा आगे पढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं कैलकुलेट द इनकम, इस बिजनेस इनकम बाद में देखेंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है? 4,300। सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना है? 9,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया बच्चों आपका? 9 4 13 13,800। 13,800 बन गया ना मेरा बेटा। हाँ जी। अब इधर आ जाओ बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा लॉ पढ़वाऊंगा, जरा बुक में मेरे को पेज नंबर बताना कहाँ पे है, मेरे को लास्ट टाइम भी नहीं मिल रहा था। हमारे पोस्ट ऑफिस का लॉ कहता है 3,500 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। और अगर जॉइंट अकाउंट है
तो 7,000 रुपये तक का इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट का लॉ ढूंढो बच्चों, इन्होंने इस बुक में इस बार दिया क्यों नहीं है मुझे, या तो मुझे दिखा नहीं है। वी नीड टू अंडरलाइन दैट, आई रिमेम्बर दैट रेट्स, बट होना चाहिए था यहीं कहीं। हाँ सर, बढ़िया। सर वैसे सॉल्यूशन में तो लिखा हुआ है कि अब एग्जाम्प्ट अप टू 3500 एंड नहीं बैलेंस इज बच्चों, वो मेरे को वो चार्जेबल। भी पढ़वाना है बच्चों, जॉइंट के केस में 7,000 है पुत्र। अच्छा, मैं एक बार देखता हूँ सर फिर। नहीं है बच्चों, बुक के अंदर कहीं भी नहीं है, मैंने देख लिया। सर बट फिर अगर क्वेश्चन में पूछा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ना। एक सेकंड होल्ड कर बच्चों, इन गधों ने नहीं लिखा ना, हम नेट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है सर। सर एक बार आप लिखवा ही दे सकते हो, या हाँ, मैं मतलब। डिक्टेट कर देता हूँ बच्चों। हाँ जी। Interest received from post office account is exempt up to rupees 3,500, यस। and in case of joint account it is exempt up to 7,000। मतलब दोनों को 3,500 की एग्जाम्पशन इंडिविजुअली मिल जाएगी। बट द डिफरेंशिएटिंग अमाउंट इज टैक्सेबल ना। हम्म। गॉट इट सर। करेक्ट बच्चों, चलें आगे मेरा बेटा। हाँ जी। अब उसके बाद इसीलिए देखो बच्चों, ये वाला तो मेरा 3,500 आ गया, करेक्ट। और सेविंग बैंक थर्टी इंटरेस्ट फाइव हंड्रेड कितना आ नहीं, गया। 800 आएगा ना, हाँ, उसमें चार्जेबल। से 800 आ गया और इसमें से 9,500 आ गया। हाँ करेक्ट। अभी रुक जाओ, डबल बेनिफिट नाइन। दिलाऊंगा, अभी रुक जाओ, बताता हूँ कैसे। ये बात समझ आ गई पुत्र। अभी तो हमने उसको टैक्सेबल कर दिया, बताऊंगा क्यों। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ही बता सकते हो, 1 लाख इन फॉरेन करेंसी फ्रेंड से गिफ्ट मिला है टैक्सेबल ही है। ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी, टैक्सेबल या एग्जाम। टैक्सेबल है। एक बच्चा कहता है सर एग्जाम, मैं कहा भाई हर साल ही फिर मैं मैरिज एनिवर्सरी मना लूंगा, शादी पे मिलेगा, शादी टैक्सेबल। एक ही बार होती है, इसीलिए वो टैक्सेबल आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपने ये सारी इनकम यस। ऐड कर ली, बिजनेस इनकम ऐड कर दी पुत्र टैक्स। इसमें, फिर हमारा लॉ लगता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 5,64,000। हाँ, वो ऐड करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम हाँ आ गई ना जी। मेरी बेटा। हाँ जी सर। उसके बाद हमने कहा था हमारी डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80U। 80C, 80CCC, 80CCD should not exceed more than सर आपकी आवाज। 80C, 80CCC, 80CCD subsection 1 should not exceed। 1,50,000। थैंक यू। फिर हमने कहा था ऐसे 80G आएगा डोनेशन का सेक्शन, अभी तो हम चीटिंग मार के लिख देते थे। क्या सर? फिर अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ना बच्चों, उसमें डोनेशन होता था राजीव गांधी फाउंडेशन, नेशनल डिफेंस फंड, तो हम पूरे का पूरा माइनस कर देते थे, मैं कहता था वो रट लो अभी के लिए, 80G एप्लीकेबल है। हाँ। फिर एक था डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी, वो भी हमने कहा था जितना ऐड होता है उतना ही एग्जाम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी। करेक्ट। करेक्ट। लॉक कर दो। हाँ जी। अब ऐसे ही बच्चों एक सेक्शन होता है 80TTA टाटा, अच्छा चलता हूँ,
दुआओं में याद रखना। लॉ कहता है अगर आपको बैंक इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से मिला है, सेविंग अकाउंट से, तो 10,000 रुपए तक हाँ जी एग्जाम्प्ट है, और सर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। ये हम पढ़ेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TT A में। अभी सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको बुरा ना लगे कि सर ने बोला होता है, बट उसमें भी इतना ही पढ़ना है जितना मैं आज बोल रहा हूँ। Got it. 80 TT A सेक्शन टॉक्स अबाउट सेविंग इंटरेस्ट डिडक्शन, यानी बड़े ध्यान से सुनना, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। पहले तो वो हटा दो, जो सर इंटरेस्ट ही आपका नहीं है वो बहुत तो लैग हटा हो दो। रहा है। अभी आ रही है बेटा मेरी आवाज? सर फिर भी बेटर है। हमारा लॉ क्या कहता है? पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम ही नहीं है। मेरी ये बात समझ आई बच्चों? दैट इज द रीजन आपने 4300 में से 3500 को तो बोला इनकम ही नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। यस सुयश। ये अब जो आपकी इनकम आई, इस हाँ जी इनकम पे सर। भी आपको डिडक्शन मिल गई, क्योंकि ये कौन सा इंटरेस्ट है? इवेंचुअली आपके हाथ में कितना टैक्सेबल हुआ? सर एक्सेप्टेबल तो इवेंचुअली हमारे हाथ में 300 ही होगा ना, क्योंकि 10,000 तक अलाउड है। तो हमने एक बात याद रखनी है, पहली बात हमने उसको हटाना है जो हमारी इनकम ही नहीं है। उसके बाद जो इनकम में ऐड हुआ उसमें मुझे डिडक्शन मिलेगी। आज मेरी इनकम में 10,300 ऐड हुआ है, इसीलिए 10,000 की डिडक्शन मिल गई। अगर मेरी इनकम में ऐड ही 9,000 होता तो डिडक्शन कितने की मिलती? सर आवाज कट रही है आपकी। अगर मेरी इनकम में ऐड ही 9,000 होता तो डिडक्शन कितने की मिलती? कुछ भी नहीं मिलती। नहीं सॉरी, मतलब 9,000 की मिल जाती, 9,000 की। मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। दिस इज व्हाट दे हैव डन। हाँ तो पहले उन्होंने ऐड कितना किया बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, 10,000। क्योंकि पहले तो ऐड करना जरूरी है, बट सर। ऐड करते वक्त भी 10,300। 3,500 तो ऐड ही नहीं किया, क्योंकि वो मेरी इनकम ही नहीं है। और फिर इनकम के अगेंस्ट मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन ले ली, क्योंकि सेविंग इंटरेस्ट है। अगर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट होता तो डिडक्शन नहीं होता, फिक्स एंड डिपॉजिट का नहीं होता। सीनियर सिटीजन के केस में 10,000 की जगह कितने की डिडक्शन है? 50,000। राइट। पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ जी सर। मेरा B2 खत्म, P2 खत्म। करेक्ट। हाँ जी सर। आते हैं बच्चों P3 पे। लेट्स कम टू P3। फिर से ओपनिंग बैलेंस को तो पहले देख ही मत मेरा बेटा। ओके सर, यस सर। वो तो बाद में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्स इन्वेस्ट द मनी इन यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट एंड डिबेंचर्स ऑफ ABCD। यूपी गवर्नमेंट में TDS, नहीं लगता। बिहार गवर्नमेंट में TDS, नहीं लगता। ABCD लिमिटेड में तो TDS। लगेगा। और TDS का रेट 30%। बेटा 10%, इंटरेस्ट का 10% होता है, अच्छा। विनिंग का थर्टी डिविडेंड। परसेंट होता है हाँ पुत्र। जी, समझ गया। इंटरेस्ट का थैंक यू टेन सर। परसेंट होता है पुत्र, और विनिंग का 30% होता है। गॉट इट सर। सो फार सो गुड। हाँ जी सर। नाउ उसको 4,000, 8,000 और 18,000 मिला। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। 4,000 नेट इक्वल्स ग्रॉस, ग्रॉस। 8,000 नेट इक्वल्स, ग्रॉस। 18,000 नेट। इसको क्या बनाना पड़ेगा? ग्रॉस। बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 100/100 माइनस
हाँ जी इज दिस पॉइंट क्लियर? सर। जैसे पिछली बार 100/100 - 30 किया था पुत्र, इस बार 100/100 - 10 करूंगा। 10 करा है। जैसे पिछली बार 100/100 - 30 किया था, इस बार 100/100 - 10 करूंगा। हाँ जी इज दैट पॉइंट क्लियर? करेक्ट सर। लॉक कर दो। क्लियर। सर वैसे लॉ में किधर रखा है नेट, मतलब यूपी वगैरह ये तो हमने पढ़ा था यार, लॉ ऐसे मत बोल यार, तू मेरे में? को वैसे वापस तो लेके गवर्नमेंट लॉ चलेगा। में कहीं ऐसे स्पेसिफिकली लिखा। बिल्कुल लिखा है, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। ये तो आपकी इस बुक में भी लिखा है। अच्छा हाँ मिल गया सर। मुझे पेज नंबर नहीं याद आ रहा यार। सर ये ये है रहा, अपना ये रहा, ये रहा। 111 इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा था। ये ट्रिपल रहा, वन पर है सर। ये रहा। सॉरी 10 पर है, ग्रोसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट। यही दिखा दिया बच्चे, तो पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करेक्ट। करेक्ट सर। ओके। सो अब बड़े प्यार से सुनना। अब जो अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आराम आराम से चलते हैं। मेरी इनकम में, बड़े प्यार से सुनना, अभी इस पॉइंट को पढ़ के छोड़ रहा हूं। ही पेज 2% कमीशन टू द बैंक फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? वो किस पे कमीशन देता है, ग्रॉस इंटरेस्ट पे या नेट इंटरेस्ट पे? सर इंटरेस्ट तो ग्रॉस पे देगा, नहीं नेट बच्चों, लिखा है पर। कमीशन कमीशन कमीशन। पेज 2% कमीशन, हाँ जी नेट पर होगा। नेट पर, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। मेरी क्वेश्चन अगर इनकम नहीं होता अगर, तो ग्रॉस होता ना। नहीं बच्चों, मेरे को तू जितने का चेक लाके देगा उतने की कमीशन दूंगा भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, फिक्स्ड परसेंट कमीशन ऑन बनिया हूं सेल्स ऑफ मैं गुड भाई, एंड। तूने मेरे को हाँ वहां से टीडीएस कटा के 18,000 का चेक दिया है, तो मैं पागल हूं जो तेरे को 20,000 रुपये पे कमीशन दूं? लिख के दे। अगर समझ एग्रीमेंट गया। 20 पे हुआ है मतलब ग्रॉस पे, तो ग्रॉस पे दूंगा। बाय डिफॉल्ट ऑलवेज मीन नेट पे ही दूंगा, बनिया हूं मैं। समझ गया सर, जितना का सेल ला के देगा उतना ही कमीशन दूंगा। सिंपल, बिल्कुल धंधे वाली बात। दूसरी हम्म। बात मेरा बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, पीजीपीपी में इनकम एक्रूअल बेसिस पे निकलती है या कैश बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। सिमिलरली आईओएस में भी क्वेश्चन इज साइलेंट, एक्रूअल बेसिस पे या कैश बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। डन। बट कमीशन किस पे लगेगी? सर कमीशन तो सिक्योरिटीज पे लगेगी। कमीशन जो मुझे देनी है वो नेट अमाउंट पे देनी है। नेट हाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक मिलेगा 18 का, मेरी इनकम में कितना ऐड होगा? 20। बी हाँ, टैक्सेबल में 20 हो जाएगा। टीडीएस का बेनिफिट बाद में ले लेंगे। हाँ। बट कमीशन कितने पे दूंगा? कमीशन दूंगा 18 पर। थैंक यू, मेरी आखिरी बात का जवाब दे दे। जहां तक इन दो सिक्योरिटीज की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसमें हाँ चेक भी उसने जी। कितने का लाके दिया? उसने 4 और 8 पे ला के दिया, तो उसमें तो डायरेक्टली 2% लग ऐड जाएगा। भी 4 और 8 होगा, और कमीशन हाँ भी। 4 और 8 ही होगा, चार और समझ आठ ही आती है? लगेगा। हाँ जी, 120 और 160। देख लेंगे हम, ये बात समझ आती है। हाँ जी। अब आ जा बच्चों इधर। नाउ इस क्वेश्चन में ऊपर की हमने किसी भी सिक्योरिटीज को सेल, नहीं किया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है पहले वाली, वो उसमें नेट और ग्रॉस में कोई भी फर्क? नहीं फर्क पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों ये आप तो। इस कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके सर। इसको भूल जाओ, क्योंकि पेपर में जब आप सॉल्व कर रहे हो आप सिर्फ ये वाला कॉलम बना रहे होगे। टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, तो 10,000 का 6.5% कितना हुआ? 650। 650। 40,000 का 8% कितना हुआ? 3200। मैं पढ़ ही नहीं रहा कब कब मिल रहा है, क्योंकि तू मेरी थी, तू मेरी है, और तू मेरी ही रही। बिका ही नहीं। कहीं गई नहीं। रिलीफ बॉन्ड, नाम क्या लिखा है?
रिलीफ, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट फ्री होता, मतलब टैक्स फ्री वो होता है वो। टैक्स फ्री होता है, मतलब वो मेरी इनकम ही नहीं है मेरी जान। बट सर अगर टैक्स फ्री नहीं लिखा होता तो भी वो एग्जेम्प्ट ही होता। यस, नेशनल रिलीफ बॉन्ड एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। हाँ। अब उसके अलावा मुझे और इंटरेस्ट कितना मिला, 4000, 8018 मिला, बट ऐड कितना हुआ, जो मैंने आपको निकाल के बताया था। हाँ जी सर। अब कमीशन मुझे किस पे देनी है, ग्रॉस अमाउंट पे या नेट अमाउंट पे? कमीशन हमें देना है नेट अमाउंट पर। सुनते जाओ। 650 का 650 लिखा, समझ आ रहा है क्यों? हाँ। 3200 का 2880 लिखा, क्यों? क्योंकि ये डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स पे तो टीडीएस कटेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अच्छा। टीडीएस नहीं कटता, लेकिन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे तो टीडीएस कटता है। तो जब पीक्यूआर लिमिटेड का मेरे ब्रोकर ने मुझे चेक लाके दिया होगा, 3200 का लाया होगा या 2880 का लाया होगा? 2880। क्योंकि 3200 पे 320 का टीडीएस तो कट गया होगा। हम्म। चेक इतने का लाया, बट इनकम में तो ग्रॉस ऐड होता है ना। करेक्ट। और जब हमने खुद इंटरेस्ट निकाला था, वो तो आया ही ग्रॉस था। समझ गया। जब हमने खुद इंटरेस्ट निकाला था, वो तो आया ही ग्रॉस था। हाँ जी। इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? हाँ जी। इसका 4 8 ही रहा, क्योंकि वो नेट और ग्रॉस में कोई फर्क। नहीं पड़ता। ये 20 मैंने ऐड किया, लेकिन चेक तो 18 का मिला था ना। नेट पे तो लगेगा क्योंकि। टोटल नेट पे टीडीएस कट, सॉरी, कमीशन लगनी थी। इसीलिए ये कॉलम उन्होंने यहाँ साथ के साथ बना दिया इस बुक ने। आप चाहो तो पेपर में आप भी बना सकते हो, या अलग से रफ में करके दिखा दो, या यहीं पे ब्रैकेट में ऐड करके दिखा दो सारी फिगर्स। समझ गई। बट दिस, जैसे अब जो रिलीफ बॉन्ड है वो तो इनकम में ऐड नहीं होगा क्योंकि वो टैक्सेबल ही नहीं होता। तो जब इनकम में ऐड नहीं हुआ, तो उसकी कमीशन का है कि मैं हाँ। एक्सपेंस लूंगा। समझ अगर गया सर। इनकम काउंट करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस आएगा। वो बात अलग है, इनकम नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ। एक्सपेंस की वजह से और नेगेटिव हो जाएगी। बट अगर वो इनकम इनकम ही ट्रीट नहीं होती, तो उसका एक्सपेंस भी काउंट। नहीं होगा। थैंक यू। अगर वो इनकम इनकम ही काउंट नहीं होती, तो वो एक्सपेंस भी काउंट नहीं होगा। नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर पुत्र? हाँ जी सर। ऑलराइट। ना इस क्वेश्चन के अंदर देखो, बाकी टुच्छे पॉइंट्स है। रेंटल इनकम कितनी दिया, 11,50,000। उसने रेंटल टैक्सेबल इनकम बोला है। अगर खाली लिखा होता रेंट, तो मैं फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करता, म्युनिसिपल टैक्स करेक्ट। होता तो वो भी माइनस करता। वो भी माइनस होता है। अब ये क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन का ये मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जो आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर सकते हो। हाँ जी सर। सो फार सो गुड। हाँ जी। यस। अभी डॉक्टर। नजर लगा दी तूने, कह रहा छोटा सा चैप्टर है, 10 क्वेश्चन निकल आए हैं। क्या सर यार तू भी ना। बाकी सारे तो टेस्ट नॉलेज में है ना। इन है। टोटल तो 10। इन टोटल तो 10 है, हाँ मतलब। अच्छा, चलो आज का एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, देन विल वाइंड अप, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है 7:45 पे। क्वेश्चन P4 करते हैं बच्चों आज का लास्ट। आराम आराम से चलते हैं आगे। कहता है, कहाँ गया, फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स। इस बार तो टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, निकाल लेंगे। एक्स इज ए बिजनेसमैन, उसकी बिजनेस इनकम दे रखी है, नो टेंशन। ड्यूरिंग द ईयर 11-12, एक्स owns a plot of land owned by X was compulsory acquired, initial compensation 13-14 में मिल गई, 13-14 में मिल गई, हाई कोर्ट में अपील की, 13 14। कॉम्पेंसेशन 20 लाख हो गई। ओहो, चार हम्म। लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, हाँ जी। इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। करेक्ट। कब इंटरेस्ट मिले? का 50% इज ऑफ, मतलब डिडक्टेबल। देखो, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन का 50% एग्जाम्प्ट है। हाँ। प्लीज ये बात याद रखना। करेक्ट। उसने कितने पैसे खर्चे? क्या सर? वो कहता है मेरे को पैसे लेने के लिए मैंने एक लायर हायर किया था।
सॉरी, लॉयर हायर किया था, आई एम सो सॉरी। To get the compensation, enhance X has spent a sum of rupees 45. फोर्टी It फाइव includes थाउजेंड advocate fees as well as incidental. लॉ ने आपको फ्लैट 50% डिडक्शन दे दी है ना मेरा बेटा? यस सर। तो क्या आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी? नहीं सर, क्यों मिलेगी जब ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर दिया है तो। थैंक यू। नाउ बिजनेस इनकम कितनी है पुत्र? सर आपकी आवाज कट रही है। बिजनेस इनकम कितनी है पुत्र? बिजनेस इनकम हमारी 18 लाख गिवन है। एनहांस कॉम्पेंसेशन कितनी है? एनहांस कॉम्पनसेशन इज 4 लाख। अब मेरी बात सुन, ये आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। मुझे उसने, लॉयर ने कितने पैसे दिलवाए? 4,70,000 रुपये। हाँ जी। मैंने 45,000 रुपये खर्चा 70,000 रुपये लेने के लिए या 4,70,000 लेने के लिए? हेलो सर, आवाज मेरे कट रही है आपकी। मैंने कहा बच्चों, मैंने जो 45,000 रुपये कमीशन दी। वो तो 4 लाख के लिए खर्चा है ना, 4,70,000 के लिए थोड़ी। आराम आराम से। 45,000 मैंने टोटल 4,70,000 के लिए खर्चा है बेटा। सर बट 70,000 तो हमारा एक एडिशनल इनकम हो गया ना, मतलब इंटरेस्ट। हमने मेन तो उस लॉयर की वजह से ही सोलह तो लाख मिला है को। सब कुछ। 4 लाख अगर लॉयर की वजह से आया, वो उसका इंटरेस्ट भी तो लॉयर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी नहीं करूंगा मेरा बेटा? हाँ बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट में देखे तो हाँ, 70,000 बिल्कुल। भी उसी की वजह तो से बताओ, आए हैं। 4 लाख कमाने के लिए आपने लॉयर को कितने पैसे दिए? यूनिटरी मेथड लगा देंगे, इंटू 4 लाख बाईस, 4,70,000 कितना आया बेटा बताना? इज ये इक्वल। आना चाहिए 38,928। सर ये निकाला क्यों? अब जरा 2 मिनट रुकना। आप भूल जाओ आप आईओएस कर रहे हो। मेरे साथ आ जाओ आप कैपिटल गेन के चैप्टर पे वापस। जब आपको एनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलती थी, वो आपकी क्या हाँ बन जी। जाती थी? सेल कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन। उसमें से एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर माइनस करते थे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हाँ हम जी। कहते थे ऑलरेडी माइनस। हो इंडेक्स कॉस्ट चुका ऑफ है फिर। इंप्रूवमेंट हम कहते थे ऑलरेडी माइनस। बट जो लायर लायर की फीस है वो तो माइनस करते थे ना। हाँ तभी तो आता था वो। तभी तो आता था। तो यहाँ पे भी बेटा माइनस करूंगा, बट कितना? और 323829। जो इसका अच्छा प्रोपोर्शनेट मतलब। अमाउंट बनता है, इसके अगेंस्ट नहीं समझ करूंगा गया। क्योंकि यहाँ पे फ्लैट डिडक्शन मिल गया। माइंड माई वर्ड्स, जब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन में बात कर रहा था, मैंने कहा बच्चों जो एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला, एनहांस कॉम्पेंसेशन पे तो आपको मिला ही मिला, बट जो 70,000 इंटरेस्ट मिला, उसके अगेंस्ट तो फ्लैट 50% डिडक्शन है। उसके अगेंस्ट तो फ्लैट 50% डिडक्शन है ना मेरा बेटा? हाँ 35,000 डायरेक्टली मिल और जाएगा। अगर फ्लैट 50% डिडक्शन है, उसके अगेंस्ट तो फिर भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक, और कोई एक्चुअल एक्सपेंस अलाउ ही नहीं होगा। हम्म। करेक्ट। राइट सर। लॉक कर दो। हाँ जी सर। एंड 4 लाख का जो प्रोपोर्शनेट बनता था, जो मैंने यूनिटरी मेथड से समझाने की कोशिश की, वो मैंने माइनस कर दिया मेरा बेटा। इज दैट क्लियर? हाँ जी इज दैट सर। क्लियर पुत्र? हाँ जी सर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। एक्स परचेजेज राजा रवि राम पेंटिंग फॉर रुपीज 1 लाख, हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट लेस देन। मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर आपकी आवाज कट रही। दोबारा बोलता हूं पुत्र। मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज फॉर ए वैल्यू विच इज लेस देन द मार्केट वैल्यू हाँ जी सर। बाय मोर देन रुपीज 50,000, करेक्ट। देन द डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। हाँ जी। और इसीलिए 3 लाख टैक्सेबल आ गया। करेक्ट।
Got it, sir. On the same day he purchases a, सेकेंड हैंड कार। भाई कार मूवेबल प्रॉपर्टी में ही नहीं आता। हाँ, क्यों पढ़ के प्रॉपर्टी में ही अपना और नहीं मेरा आता सर। टाइम वेस्ट कर रहा है? प्रॉपर्टी में ही नहीं आता। खत्म कहानी। डिफरेंस 60,000 है, 50 से ज्यादा है तो डिफरेंस भाई टैक्सेबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ऑलराइट गाइस, नाउ इसको आपने ऐड किया, आपके पास टोटल इनकम आ गई। चीटिंग मार लिया बुक से फटाफट, 130 पीपीएफ का डिडक्शन मिल गया। अब ये इनकम आ गई, और इस इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। हाँ जी सर, डिडक्शन डिडक्शन कौन सी आएगी सर इसमें? एटीसी वाली आ गई ना बच्चों, क्वेश्चन में दिया था, मैंने कहा चीटिंग मार रहा हूँ मैं। पीपीएफ वाली अच्छा बेटा। हाँ, ठीक है ठीक है, पीपीएफ पीपीएफ, बस यस सर। एक चीज का ध्यान रखना, आज के बाद ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, जब भी घर पे टैक्स निकालो अपनी नेट इनकम के साथ खेलो स्प्लिट्स विला। विनिंग को अलग करो, पता है ना क्यों? विनिंग के अलग लॉन्ग से टर्म थर्टी कैपिटल गेन परसेंट को लगता अलग है। करो, पता है ना क्यों? कभी 20% लगता है, कभी 20 और 10, विच एवर इज लोअर कभी। लगता है, देखेंगे। कभी लगता ही नहीं है, अगर लगता नहीं है वो तो खैर टैक्स ऐड ही नहीं हुआ होगा। शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए को अलग करो, पता है ना क्यों? क्योंकि उस पे टैक्स, हम्म। बाकी पे नॉर्मल स्लैब लगेगा, रिमेम्बर। हाँ। एंड दैट इज द रीजन माय डियर गॉट इट फ्रेंड, सर। जब घर पे आप इसका टैक्स निकालोगे, आपकी इस इनकम में से इसको अलग कर देना, क्योंकि ये क्या है मेरा, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल कैपिटल गेन। गेन तो इस पे लगेगा हमारा 20%। इसीलिए देखो उसने लिखा है इस पे 20, और बाकी इनकम पे आपने नॉर्मल टैक्स स्लैब नॉर्मल। लगा दिए। अब जैसे सर एस टी सी जी है, उसमें भी अलग करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा, करेंगे ऐसे क्वेश्चन, इसी ना चैप्टर में थर्टी और करेंगे एक दो, और आगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में करेंगे, डिडक्शन के बाद। ओके सर। डन। हाँ जी, डन सर। आज के लिए इतना काफी है भाई, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें बस एक छोटा सा काम कर लेना बच्चों। ये कर सकते हैं, 5 को होमवर्क में करना बेटा। ठीक है सर। 6 में भी कुछ खास नहीं है, वो हमारे पॉइंट कवर हो गए। 6 भी होमवर्क में मेरे को कौन सा कराना है मैं बताऊंगा ना बच्चों, मैं उसको रख रहा हूँ अपने पास, उसको नहीं छोड़ना चाहता मैं। 7 8 9 10 मैं सर देखूंगा, ये हमने ना छोड़ दिया। हमने ना सरचार्ज नहीं किया था। तो सरचार्ज भी आप एक बार बता दोगे, हमने सरचार्ज स्टार्टिंग में अभी डिस्कस नहीं किया असेसमेंट था। ऑफ इंडिविजुअल में आएंगे बच्चों, उसमें करेंगे ठीक है सरचार्ज का सर, क्योंकि उससे ना कॉन्सेप्ट फिर उसी। आखिरी में, हाँ उससे ना फिर टैक्स निकलना मुश्किल हो जाता है आखिरी में। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में लास्ट के 6 क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, 6 7 क्वेश्चन में एक साथ करेंगे। ठीक है सर। डन। ये पांचवा और छठा होमवर्क में कर लेना, सातवां आठवां नौवां 10वां मैं कराऊंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में ठीक है चैप्टर सर। खत्म कर देंगे, जब तक खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। ठीक है सर। बाय बाय। बाय सर।